पूजा अपनी शादी को लेकर काफी खुश थी, लेकिन इसे नहीं पता होता था कि जिस आदमी से इसकी शादी होने वाली है वो किस तरह का आदमी है। पहली ही रात वो आदमी पूजा के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। कहानी की शुरुआत में हम कमलेश नाम की एक औरत को देखते हैं जो इस घर की जिम्मेदार बड़ी बहू है। कमलेश की एक बेहद खूबसूरत बेटी है जिसका नाम है पिंकी। पिंकी जब बाहर खेल रही होती है तभी देखती है कि कुछ लड़के एक साथ मिलकर इसके चाचा को पीट रहे हैं जिसका नाम है अरुण। यह देखकर पिंकी भागते हुए अपनी मॉम कमलेश के पास जाती है और कहती है बाहर कुछ लड़के मिलकर चाचू को मार रहे हैं। ये सुनकर कमलेश भागते हुए बाहर की ओर जाती है और अरुण को इन लड़कों से बचाने की कोशिश करती है। वो सभी को एक एक करके अरुण से दूर करती है। देखते ही देखते पूरा माहौल लड़ाई में बदल गया। इसी दौरान यहाँ पर इसके ससुर आते हैं और इसे घर के अंदर ले जाते हैं। अपनी बहू को डांटते हुए कहते हैं ये क्या ड्रामा है। कमलेश कहती है क्या तुमने देखा नहीं था कि वो किस तरह मिलकर अकेले अरुण को मार रहे थे। इसके ससुर का नाम है शिव कुमार। शिव कुमार कहता है क्या तुमने पता किया कि इसमें गलती किसकी थी। कमलेश कहती है मुझे अपने देवर पर पूरा यकीन है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। असल में कमलेश अरुण को अपना देवर नहीं बल्कि एक बेटे का दर्जा देती है और इसलिए कमलेश हमेशा अरुण को सपोर्ट करती है। अब इसके बाद कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जहां पर ये सभी एक गाड़ी में बैठकर अरुण के लिए लड़की देखने जा रहे थे। रास्ते में ही सभी आपस में बातचीत करते हैं कि आखिर लड़की कैसी होगी। एक तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसे ये लोग देखने जा रहे हैं। इसका नाम है पूजा, जिसका जिक्र हमने कहानी की शुरुआत में किया था। पूजा एक मॉडर्न जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है, यहाँ तक कि इसे घर के काम धाम भी अच्छे से करने नहीं आते हैं। एक तरफ हम कमलेश और बाकी लोगों को देखते हैं। थोड़ी देर बाद ये सभी पूजा के घर पहुंच जाते हैं। सभी के सामने पूजा को बुलाया जाता है। पूजा बेहद खूबसूरत लड़की है। अरुण को पहली ही नजर में पूजा पसंद आ जाती है। कमलेश इससे बातें करते हुए कहती है तुम हमें कुछ गाकर सुनाओ, जिस पर पूजा अपनी प्यारी आवाज में इंग्लिश में एक गाना गाती है। इसका गाना सुनकर कमलेश को हैरानी होती है क्योंकि कमलेश को ऐसी बहू की तलाश होती है जो घर में भजन पूजा पाठ करे, न कि मॉडर्न जमाने की लड़की। साथ ही कमलेश पूजा से कहती है क्या तुम अपने कपड़ों को ऐसा ही पहनती हो क्योंकि तुम्हारा काफी बदन दिखाई दे रहा है। यानी कमलेश को पूजा में ऐसी कोई भी अच्छाई नहीं नजर आई, इसलिए रिश्ते को करने से मना करती है। लेकिन अरुण, जिसे पूजा अब पसंद आ गई थी, अपनी भाभी के पीछे पड़ जाता है और इसके सामने गिड़गिड़ाता है भाभी प्लीज इस रिश्ते से मना मत करो। अब अरुण के काफी बार गिड़गिड़ाने पर कमलेश अपने देवर की बात को मान लेती है और रिश्ते को हाँ करती है। जिसके बाद अरुण की अंगूठी पूजा की उंगली में पहनाई जाती है और इसके कुछ दिन बाद शादी की तारीख भी फिक्स कर दी जाती है। पूजा भी इस रिश्ते से खुश थी, लेकिन नहीं जानती कि इसकी पहली ही रात इसके लिए कयामत बन जाएगी। खैर, इसके बाद कमलेश और इसकी बाकी फैमिली वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके कुछ दिन बाद कमलेश ऑटो से कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में भीड़ देखती है, इसलिए ऑटो से उतरकर देखने को जाती है और पाती है कि यहाँ पर किसी के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। इसी दौरान कमलेश को सोना नाम की एक लड़की बताती है कि ये नारे LGBT कम्युनिटी के लिए लगाए जा रहे हैं, लेकिन कमलेश को कुछ समझ नहीं आता। सोना इसे समझाते हुए कहती है ऐसे लोग जिनकी सेक्सुअल पसंद पुराने समाज से कहीं न कहीं अलग होती है। इसी दौरान कमलेश की नजर नारे लगा रही कुछ लड़कियों के बीच पूजा पर पड़ती है। अपनी होने वाली बहू को ऐसे सड़कों पर नारे लगाते हुए देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसका हाथ पकड़कर इसे अपने साथ ऑटो में बैठाकर अपने घर लाती है और इसे कहती है इसी वक्त हमसे वादा करो कि आज के बाद तुम ये सब छोड़ दोगी क्योंकि तुम हमारे घर की होने वाली बहू हो। तुम्हें सड़कों पर तमाशा करना शोभा नहीं देता। लेकिन पूजा एक आजाद मन वाली लड़की थी जिसे बाहरी दुनिया की नॉलेज होती है कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है, और कमलेश से कहती है भाभी अब जमाना पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल गया है और तुम्हें भी इस पिंजरे से बाहर निकलना होगा। लेकिन कमलेश, जिसकी पूरी जिंदगी एक रसोई से शुरू हुई और रसोई पर खत्म होती है, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है कमलेश को उससे कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन कमलेश का मानना होता है कि बाहरी काम मर्दों के होते हैं और पूजा की ऐसी बातें सुनकर कमलेश को काफी गुस्सा आता है। यहाँ तक कि कमलेश पूजा के हाथ से अरुण की शादी वाली अंगूठी को भी निकाल लेती है और इस रिश्ते को खत्म करने का ऐलान करती है। साथ ही पूजा से कहती है अगर तुम्हें इस रिश्ते को रखना है तो तुझे अपनी सोच को बदलना होगा और साथ ही माफी भी मांगनी होगी। इसके अगले दिन ये बात पूरे घर में फैल गई, लेकिन घर के लोग पूजा से कुछ न कहकर उल्टा कमलेश पर गुस्सा करते हैं कि इतनी सी बात पर इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। साथ ही कहते हैं तुम्हें एक बार हमसे भी पूछ लेना चाहिए था, और कहते हैं कि अब तुम्हें पूजा से माफी मांगकर उसे इस अंगूठी को वापस पहनाना होगा। लेकिन फिर भी कमलेश मना करती है और कहती है अगर भगवान खुद आकर कहे तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन अरुण पहले की तरह इस बार भी अपनी भाभी के सामने गिड़गिड़ाते हुए आता है और भाभी भाभी कहते हुए इस बार भी अपनी भाभी को मना लेता है। कमलेश भी अरुण की बात को नहीं टालती
और अब पूजा से बात करने को तैयार हो जाती है। इसके थोड़ी देर बाद कमलेश पूजा के पास ऊपर छत पर जाती है और इसे कहती है, मुझे सही और गलत की ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने बचपन से घर का काम संभाला है, मुझे बाहर के काम से कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ तक कि मैंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की और मुझे सही और गलत को समझने में काफी वक्त लग जाता है। यानी कमलेश बात को घुमा फिराकर पूजा से माफी मांगती है। कमलेश को इस तरह से बात करते देख पूजा भी अब कमलेश की बातों को भुला देती है, जिसके बाद दोनों नीचे आते हैं और कमलेश सभी के सामने अंगूठी को पूजा को पहनाती है। अब सब कुछ ठीक हो गया, सभी के चेहरे पर हंसी थी। साथ ही अब शादी की तारीख भी फिक्स कर दी गई। इसके कुछ दिन बाद आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन अरुण और पूजा की शादी है। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन पूजा की तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि आज पूजा को बुखार था। इसलिए पूजा की दोस्त सोना इसे बुखार की टैबलेट भी देती है। कुछ ही देर में शादी की सभी रस्में हो जाती हैं, जिसके बाद अरुण और पूजा एक दूसरे के हो गए। इसके अगले सीन में पूजा अरुण के साथ अपने कमरे में थी। एक लड़की का सबसे यादगार दिन होता है उसकी सुहागरात, जिसका वो वर्षों से इंतजार करती है। इस दौरान यहाँ पर अरुण आता है। अरुण पूजा से बातें करते हुए इसके करीब आने लगता है, लेकिन पूजा मना करते हुए कहती है, अरुण आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम ये सब कल करते हैं। लेकिन अरुण पूजा की बात को न मानते हुए इसके और करीब आता है। पूजा बार बार कहती है कि बुखार से मेरा शरीर टूटा हुआ है, इसलिए हम ये सब कल से शुरू करते हैं। लेकिन अरुण पूजा की बात को न मानकर इसके साथ जबरदस्ती करता है। बेचारी पूजा जो बार बार एक बात को कहती है कि अरुण ऐसा मत करो, लेकिन अरुण जिसके ऊपर हैवानियत का भूत सवार था, जिसके चलते अरुण ने ये भी नहीं सोचा कि पूजा की तबीयत सही नहीं है। अब कुछ देर बाद पूजा एक जगह पर बैठकर रोने लगती है। पूजा ने जितने भी सपने देखे थे वो सभी एक पल में बिखर गए। पूजा को रोते हुए देख अरुण इससे कहता है, अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? देखो पूजा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैंने और तुमने 7 फेरे लिए हैं और तुम तन मन और धन से मेरी हो। यानी अरुण को पूजा की फीलिंग्स से कोई मतलब ही नहीं है। अरुण का जो मन किया वो पूजा के साथ हुआ। पूजा कहती है, तुमने मेरे साथ गलत किया है। ये सुनकर अरुण को गुस्सा आता है और कहता है, इसमें गलत क्या किया? मैं कोई गैर मर्द नहीं हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो जाओ बाहर जाकर सभी को बताओ कि मैंने आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत किया है। यहाँ तक कि अरुण पूजा को खींचते हुए दरवाजे से बाहर कर देता है। बेचारी पूजा, जिसके कपड़े बिखरे हुए थे, मुंह का नक्शा बदला हुआ है, दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। पूजा चाहती तो पूरे घर में इस बात को बता सकती थी, लेकिन देखा जाए तो पूजा के पास सही से बताने का कोई तरीका भी नहीं था। साथ ही बाहर बैठी कमलेश, जिसके पास आसपास से कुछ औरतें भी बैठी हुई थीं। कमलेश सभी से कहती हैं, घर में चाहे बम फट जाए लेकिन इज्जत के साथ तमाशा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर पूजा एकदम दंग रह जाती है और समझ जाती है कि अगर मैंने किसी को इस बारे में कहा तो उल्टा मुझे ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि यह समाज ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने सोचा है। क्योंकि इस समाज में आज भी औरतों को सिर्फ मर्दों की एक जरूरत समझा जाता है, उन्हें घर में बड़े फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। कमलेश की ऐसी बातें सुनकर पूजा अपने आंसू पोंछते हुए वापस अरुण के कमरे में लौट जाती है। पूजा को लगता है कि अरुण को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और कहता है, मुझे पता था तुझ में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि तू बाहर जाकर सबको बता सके, और अपना गुस्सा निकालने के लिए फिर से इसके साथ जबरदस्ती करता है। बेचारी पूजा, जिसने अपनी शादी के इतने खुशी भरे सपने देखे थे, वह सब एक ही पल में टूट गए। इसका पति जो इंसान नहीं बल्कि हैवान निकला। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर पूजा ऊपर छत के किनारे पर खड़ी हुई थी। इसी दौरान कमलेश की नजर पूजा पर पड़ती है और भागते हुए इसके पास जाती है। कमलेश पूजा से पूछती है, आखिर तुम इस तरह से छत किनारे पर क्यों खड़ी हो? लेकिन पूजा के पास बताने को कुछ भी नहीं था और कहती है, मुझे अपने घर जाना है। हालांकि कमलेश इससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या, लेकिन पूजा कुछ न कहते हुए सिर्फ अपने घर जाने की जिद करती है। इसलिए कमलेश इसे अपनी स्कूटी पर बैठाकर इसके घर वापस ले जाती है। पूजा रोते हुए सीधा अपनी माँ के पास जाकर इसे सारी कहानी बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, जिस पर इसकी मॉम इसे दिलासा देने के बजाय कहती है, अरे बेटी, ये सब तो पति और पत्नी के बीच होता ही रहता है, और अब तुम्हें यह सब हमेशा झेलना होगा क्योंकि तुमने शादी की है, और शादी के बाद पति और पत्नी के बीच यह सब होता है, और इसमें जबरदस्ती जैसा किया वह तुम्हारा पति है, कोई दूसरा मर्द नहीं, और इसे वापस अपने ससुराल जाने को कहती है। बेचारी पूजा, जिसका अब कोई सहारा नहीं था, एक जगह पर बैठकर सिर्फ रोने लगती है। थोड़ी देर बाद कमलेश पूजा को वापस घर की तरफ ले जाने लगती है। तभी रास्ते में शांत मन से पूजा कमलेश से कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। ये सुनकर कमलेश स्कूटी को एक जगह पर रोक देती है। पूजा स्कूटी से उतरकर जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में पूजा कमलेश की आंखों के सामने से गायब हो गई थी। कमलेश पूजा को गली गली तलाश करती है, लेकिन अब इसे पूजा कहीं भी नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर में यह बात पूरे घर में फैल गई कि पूजा भाग गई है। शिव कुमार ऐलान करता है, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया कि शिव कुमार की नई नवेली बहू दूसरे ही दिन घर से भाग गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी।
और कमलेश से कहता है कि उसे किसी भी तरह से जल्द ढूंढ कर लो। इसलिए पूरा घर पूजा को जगह जगह तलाश करने लगता है। एक तरफ कमलेश, जो कि पूजा की दोस्त सोना के पास जाती है और इससे बात को घुमाते हुए पूजा के बारे में पूछती है, जिस पर सोना पूजा को कॉल लगाती है, लेकिन पूजा किसी की भी कॉल को रिसीव नहीं कर रही थी। जिस पर सोना कमलेश से पूछती है कि आखिर वजह क्या है, जिस पर कमलेश ना चाहते हुए भी सोना को बता देती है कि वह घर से भाग गई है। सोना अपने दोस्तों से भी पूजा के लिए कॉल लगाने को कहती है। बात के चलते कमलेश सोना से पूछती है, तुम्हारा यह LGBT क्या करता है? जिस पर सोना कहती है, यह उन औरतों की हेल्प करता है जो समाज के नियम और कानून के तले दबी होती हैं, उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। लेकिन कमलेश, जो पुरानी ख्यालों की औरत है, उल्टा सोना को ही ब्लेम करती है और कहती है औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तभी वो सुरक्षित है। लेकिन सोना इसे एक करारा जवाब देती है और कहती है, जब औरतें अपने कमरे में ही सुरक्षित नहीं हैं, तो बाहर कैसे रहेंगी? थोड़ी देर बाद इनको खबर मिलती है कि पूजा एक सुनसान जगह पर है। कमलेश सोना को अपने साथ लेकर चलती है। थोड़ी देर में दोनों उस जगह के पास पहुंच जाती हैं। सोना पूजा को तलाश करने लगती है और करते करते इसे पूजा दिखाई पड़ती है, जो चुपचाप एक जगह पर बैठी हुई अपने मन को हल्का कर रही थी। सोना इसके पास आकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी नई शादी हुई है। लेकिन पूजा बस अपनी आंखों में आंसू भर लेती है। सोना इसे पूछती है, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी कमलेश भी आ जाती है और पूजा से कहती है, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? तुम हमसे चाहती क्या हो? ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम बात को यहाँ तक ले आई? जिस पर पूजा हिम्मत करते हुए अपनी भाभी कमलेश को कहती है, अरुण ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मगर उसने मेरी बात को नहीं माना और मेरा रेप किया। ये सुनकर कमलेश तेज रफ्तार के साथ पूजा को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, वो तुम्हारा पति है, वो जो चाहे कर सकता है। और क्या कहा कि अरुण ने तुम्हारा रेप किया? क्या तुम पागल हो? रेप वो होता है जब कोई गैर मर्द करे, तो उसमें तुम्हारे साथ फेरे लिए हैं, वो जो चाहे तुम्हारे साथ करेगा। जिस पर पूजा कहती है, तो क्या औरत की कोई मर्जी नहीं है? क्या औरत सिर्फ मर्द के लिए खिलौना है? खैर, थोड़ी ज्यादा बहस होने के बाद कमलेश पूजा को वापस घर ले आती है। तभी घर का मालिक शिव कुमार पूजा से कहता है, आखिर तुमने ये क्या किया? आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम दूसरे ही दिन भाग गई? और कहता है, पूजा देखो, समाज में हमारी काफी इज्जत है, लोग हमें सलाम करते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम ये सब करना बंद कर दो। इतना कहकर शिव कुमार बात को रफा दफा करते हुए यहाँ से चला जाता है। एक तरफ कमलेश, जिसमें मन में पूजा की वो बात खटकने लगी है और अपने पति विनय के पास जाकर पूछती है, कुछ साल पहले अरुण की कुछ लड़कों से लड़ाई हुई थी, वो क्यों हुई थी? जिस पर विनय बात को खत्म करते हुए कहता है, लड़कों में ऐसी लड़ाई होती ही रहती है। इसके अगले दिन कमलेश छत पर अपनी बेटी पिंकी के साथ होती है। पिंकी अपनी माँ से कहती है, AI क्या होता है? जिसका मतलब कमलेश को नहीं पता होता, लेकिन पास में मौजूद इनकी पड़ोसन कहती है, AI वो होता है जब कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचने लगते हैं। ये सुनकर कमलेश हैरान रह जाती है। पड़ोसन कहती है, AI के बारे में अखबार के पहले पन्ने में भी काफी कुछ लिखा होता है। तभी कमलेश को याद आता है कि पूजा भी कांस्टेंट जैसे किसी शब्द का यूज करती है, लेकिन कमलेश को नहीं पता होता कि कांस्टेंट का क्या मतलब है। इसलिए पता करने के लिए पूजा की दोस्त सोना के पास जाती है और इससे कांस्टेंट का पता पूछती है। सोना कमलेश को लेकर एक दूसरी औरत के पास आती है। ये औरत कमलेश से कहती है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए सामने वाले का राजी होना। यानी अगर हम अपने पार्टनर के साथ कुछ भी करना चाहते हैं तो उसकी सहमति होना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे शरीर पर हमारा हक होता है। जब तक हम राजी नहीं होते, सामने वाला हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। कमलेश पूछती है, अगर औरत के मना करने के बाद भी अगर मर्द न माने तो क्या होगा? जिस पर ये लेडी कहती है, उसे एक तरह से रेप कहा जाएगा। ये सुनकर कमलेश बात को दिमाग ही दिमाग में सोचने लगती है कि क्या वाकई पूजा के साथ गलत हुआ है? क्या औरत की सहमति होना जरूरी है? इन सब बातों को सोचती हुई अब कमलेश को लगने लगा है कि पूजा के साथ गलत हुआ है। यहाँ तक कि जिस भी औरत के साथ ऐसा होता है वो गलत है, क्योंकि हमारी भी फीलिंग्स हैं, मन है। यहाँ तक कि आज जो पूजा के साथ हो रहा है, शायद ये सब मेरी बेटी पिंकी के साथ भी हो सकता है। अब कमलेश की पुरानी सोच एक नई सोच में बदलने लगती है। इसके अगले दिन घर वाले अरुण और पूजा को हनीमून पर भेजते हैं। हनीमून पर आने के बाद दोनों एक कमरे में होते हैं। पूजा अरुण से कहती है, मुझे तुमसे डर लगने लगा है, मैं मानती हूँ कि तुम मेरे पति हो। और कहती है, हमें अब सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। पहले क्या हुआ वो सब भूल जाते हैं। हमें पहले एक दूसरे को समझना चाहिए, हमें दोस्त की तरह रहना चाहिए। लेकिन अरुण पहले की ही तरह इस बार भी पूजा के साथ फिर से उसी तरह से यही सब करने लगता है। पूजा की जीती जागती जिंदगी बस अब एक लाश बन चुकी है। हर रोज अरुण के जुल्म को सहती है। अब एक दिन पूजा अरुण के जुल्म से बचने के लिए कहती है, मुझे पीरियड्स हैं। लेकिन अरुण कहता है, मुझे दिखाओ, मुझे विश्वास नहीं है। पूजा बेचारी वॉशरूम का बहाना बनाकर वॉशरूम में चली जाती है
और दरवाजे को बंद करके धीमी आवाज में रोने लगती है और अपनी किस्मत को दोष देती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पूजा पूरी तरह से तंग आ चुकी होती है, इसीलिए एक ब्लेड को लेकर अपने बॉडी को काट लेती है। इसके अगले सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। पूरा परिवार हॉस्पिटल में मौजूद होता है। कमलेश अरुण से पूछती है, आखिर पूजा को क्या हुआ है? क्या तुमने उसके साथ कुछ किया? क्या तुमने उसे मारा तो नहीं? जिस पर अरुण कहता है, नहीं, मैं भला उसे क्यों मारूंगा। लेकिन अब कमलेश को अपने देवर अरुण की बात का विश्वास नहीं होता, इसलिए सीधा डॉक्टर के पास जाकर पूछती है। डॉक्टर कहती है, पूजा को पीरियड्स नहीं आए, बल्कि उसने ब्लेड से कट लगाए हैं। ये सुनकर कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और अब इसे समझ आ जाता है कि पूजा ने ऐसा क्यों किया होगा। इसके बाद कमलेश पूजा के पास जाती है और इससे पूछती है, क्या ये सब तुमने खुद से किया था? पूजा हाँ कहती है और कहती है, अगर अभी भी तुझे यकीन नहीं है तो तुम मेरे उस कमरे में जाकर देख सकती हो। कमलेश पूरी तरह से सच्चाई का पता करने के लिए उस कमरे में जाती है और यहाँ पर एक ब्लेड को देखती है। कमलेश खुद अपने आप को इस ब्लेड से चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन अपने हाथों से अपने आप को चोट पहुंचाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता और अब इसे समझ में आ जाता है कि पूजा ने जब ये किया होगा तो वो कितनी मजबूर होगी और अब इसे लगने लगता है कि हाँ, पूजा अपनी जगह सही है। औरत की भी मर्जी होती है और उसके साथ तो जानवरों जैसा सलूक किया गया। ये देखकर कमलेश का मन अब बिल्कुल बदल गया, इसीलिए वापस पूजा के पास जाती है और इससे कहती है, तुम सही कह रही हो, गलती अरुण की ही है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। पहली बार पूजा को अच्छा लगता है क्योंकि इस घर में किसी ने पहली बार पूजा का विश्वास और इसका साथ देने को कहा है। इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर अरुण आता है और डॉक्टर से पूजा के बारे में पूछता है, जहाँ पर इसे पता चलता है कि उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिसके बाद अरुण यहाँ के मेन डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है, मैं अब अपनी बीवी के साथ कितने दिन के बाद रिलेशन बना सकता हूँ? डॉक्टर पूछती है, आखिर तुम हो कौन? अरुण कहता है, मैं पूजा का पति हूँ। ये सुनकर डॉक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और कहती है, तुम किस किस्म के मर्द हो? तुम्हें पता है उसने ये सब तुम्हारी वजह से किया है। यहाँ तक कि उसकी तबीयत के बारे में ना पूछकर इसके साथ रिलेशन में कब आना है ये पूछने आ गए। डॉक्टर की गुस्से भरी बातें सुनकर अरुण सुन्न सा हो जाता है। तभी डॉक्टर के गार्ड्स अरुण को खींचते हुए बाहर ले जाते हैं और डॉक्टर चिल्लाते हुए कहती है, आज के बाद ये आदमी दोबारा मेरे केबिन में नहीं आना चाहिए। एक तरफ हम कमलेश और पूजा को घर पर देखते हैं। कमलेश पूजा से कहती है, हमें इसके बारे में शिव कुमार को बताना चाहिए, वो जरूर तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे क्योंकि उन्होंने आज तक कोई गलत फैसला नहीं लिया और इस बार भी वो सही का साथ देंगे। इसी दौरान अरुण, जो डॉक्टर की गुस्से भरी बातें सुनकर घर वापस लौटता है, पर सीधा पूजा के पास जाने लगता है, लेकिन देखता है कि आज मुंह दिखाई रस्म चल रही है, इसलिए किसी भी मर्द को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अरुण दरवाजे पर खड़े हुए पूजा को आवाज लगाता है। उसकी आवाज सुनकर कमलेश बाहर आती है और कहती है, तुमने पूजा के साथ गलत किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी, यहाँ तक कि तुम्हें जेल भी जाना होगा। अरुण भी बेझिझक कहता है, भाभी, मैंने गलत नहीं किया, पूजा मेरी घरवाली है, मैं जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ, उसके ऊपर मेरा पूरा हक है। यानी अरुण ने जो पूजा के साथ किया उससे अरुण को कोई फर्क नहीं पड़ा। अरुण को ये सब बस एक नॉर्मल सी बात लग रही थी। इसके अगले सीन में कमलेश इस बारे में शिव कुमार को बता देती है कि अरुण ने पूजा के साथ जबरदस्ती की है। पहले तो शिव कुमार को भी अरुण की कोई गलती नजर नहीं आती, लेकिन बात के ज्यादा बिगड़ जाने पर वो अरुण को पूजा से माफी मांगने के लिए कहते हैं। अपने बाबूजी के कहने पर अरुण अपनी पलकें झुकाते हुए पूजा से सॉरी बोलता है और इस बात को अब यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन पूजा को ये सही नहीं लगता। पूजा ने इतना कुछ सहा और अरुण के एक शब्द बोलने से सब ठीक हो गया। ये पूजा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता क्योंकि पूजा अरुण को सजा दिलवाना चाहती है। इसके थोड़ी देर बाद कमलेश अकेले में शिव कुमार के पास जाती है और कहती है, बाबूजी, पूजा के साथ जो अरुण ने किया है वो बहुत गलत किया है। शिव कुमार कहता है, हाँ, उसने गलत किया, जिसकी अब उसने माफी मांग तो ली और अब बात को खत्म करो। लेकिन कमलेश, जो अब अरुण को कानूनी तरीके से सजा दिलवाना चाहती है, शिव कुमार से कहती है, हमें उसे जेल भिजवाना होगा। जिस पर भड़कते हुए शिव कुमार बोलता है, आज तक हमारी चौखट पर पुलिस ने पैर नहीं रखा और कभी रखेगी भी नहीं। मैं कभी भी अपने बेटे को जेल नहीं भेजूंगा। लेकिन कमलेश कहती है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं उसे सजा दिलवाऊंगी। जिस पर शिव कुमार ऊंची आवाज में बोलता है, अगर तुम हमारे खिलाफ जा रही हो तो अभी इस घर से निकल जाओ, क्योंकि घर में रहकर तुम घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। इसके अगले ही दिन दोनों बहुओं को एक रिक्शे में बैठाकर घर से निकाल दिया जाता है। इनके जाते ही विनय अपने बाबूजी से कहता है, बाबूजी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शिव कुमार कहता है, तुम फिक्र मत करो, वो अभी नादान कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद वापस इसी घर में आ जाएंगी, तुम थोड़ा सब्र तो करो। थोड़ी देर बाद कमलेश वापस आती है और शिव कुमार के पैर छूती है। शिव कुमार को लगता है कि इसे पता चल गया है और अब माफी मांगने आई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता।
बल्कि कमलेश तो शिवकुमार का आशीर्वाद लेने आई है और फिर से चली जाती है। और दोनों इस बार कमलेश के नाना के पास जाती हैं और इसे सारी घटना के बारे में बताती हैं, जिस पर कमलेश के नाना कहता है, मैरिडल रेप जैसा केस आज तक नहीं बना, ऐसे कोई नियम आज तक नहीं लागू हुआ, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन नाना कहता है कि हम तुम्हारे समाज को सबक सिखाने के लिए उन पर दहेज का केस लगा सकते हैं। ये केस भी खतरनाक होता है, जिससे लोग महीनों महीनों तक जेल में रहते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि दहेज के केस में एक नहीं बल्कि पूरी फैमिली जेल जाएगी। इसके लिए कमलेश राजी नहीं थी। कमलेश का मानना होता है कि गलती अरुण ने की है और सजा भी सिर्फ अरुण को ही मिलनी चाहिए, जिसके लिए कमलेश अपने नाना से मना करती है। लेकिन पूजा कहती है कि वो सब गलत है, क्योंकि वो सभी अरुण का साथ दे रहे हैं और जो गलत का साथ दे वो भी गुनहगार होता है। इसीलिए फाइल को तैयार किया जाता है। नाना पूजा से इस केस फाइल पर साइन करने को कहता है, लेकिन तभी कमलेश इस फाइल को लेकर आग में जला देती है, जिससे पूजा रोने लगती है। थोड़ी देर बाद नाना पूजा से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने इस केस को ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। एक तरफ हम सुकुमार फैमिली को देखते हैं, जहां पर पुलिस इसकी पूरी फैमिली को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगती है। लेकिन रास्ते में ही इनकी बेल हो जाती है, क्योंकि इनको पहले से ही पता था कि वो हमारे ऊपर दहेज का केस ठोक सकती है। इसलिए सुकुमार ने भी उनसे पहले ही फाइल दर्ज करवा दी थी। इसके बाद सुकुमार अपने दोनों बेटे को लेकर पूजा के बाप के पास जाता है। यहाँ पहुंचकर सभी से कहता है कि मुझे पूजा के बाप से अकेले में बात करनी है, इसलिए सभी को बाहर भेज दिया जाता है। सुकुमार इसे अपनी बेटी की हरकत के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि अपनी बेटी को वापस बुलाओ और उससे कहो कि वो सभी के पैर पकड़कर सभी से माफी मांगे। लेकिन पूजा का बाप कहता है कि मैं इन्हें वापस कैसे बुला सकता हूँ, जिस पर सुकुमार अपनी चाल चलते हुए एक गिलास में नींद की कुछ गोलियां मिलकर पूजा के बाप को पिला देता है। और सुकुमार ने पहले से ही हॉस्पिटल में रूम भी बुक किया हुआ था। इसके थोड़ी देर बाद पूजा को कॉल आता है कि तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये सुनकर पूजा और कमलेश सीधा हॉस्पिटल आ जाते हैं। यहाँ पर पूजा के बाप पूजा से कहते हैं कि बेटा तुम्हें अपने ससुराल वापस जाना चाहिए, आखिर तुम कब तक हमें ऐसी टेंशन देती रहोगी। पूजा बाहर जाकर कमलेश से कहती है कि मैं वापस उस घर में नहीं जा सकती। लेकिन बेड पर लेटे पूजा का बाप अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए पूजा से कहता है कि मेरी बात मान लो और वापस अपने ससुराल लौट जाओ। अब अपनी बाप की हालत को देखकर पूजा इंसाफ की उम्मीद हारकर वापस घर लौट जाती है और अब सब कुछ पहले जैसा हो गया, यानी कुछ भी नहीं बदला। कमलेश पूजा को लेकर अंदर जाने लगती है। तभी इनकी दादी, जिसने आज तक किसी से कुछ भी नहीं कहा था, जो सालों से घर के नियम कानून को मानकर चुप रही है, आज पहली बार कमलेश और पूजा से कहती है कि तुम्हें बोलना होगा, ज्यादा नहीं, बस लोगों को बताना होगा कि एक औरत के साथ क्या हुआ है। अगर आज तुम नहीं बोल पाई तो सब कुछ पहले जैसा रहेगा, तुम्हें फिर से वो सब झेलना होगा जिससे डरकर तुम यहाँ से भागी थी। दादी की आवाज में दम था, जो दोनों के सीने में एक तीर की तरह घुस गई थी। इसके अगले दिन सुकुमार घर में एक आयोजन करवाते हैं, क्योंकि इसकी दोनों बहू वापस लौट आई हैं। आसपास की सभी औरतें यहाँ पर मौजूद थीं और यह सबसे अच्छा मौका था सभी को ये बताने का कि एक औरत के साथ क्या हुआ है। पूरी फैमिली को यही उम्मीद होती है कि पूजा कुछ अच्छा बोलेगी। तभी पूजा कहती है कि अरुण ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, एक बार नहीं बल्कि बार बार की है। उसने मुझे मेरी इजाजत के बिना छुआ है, यानी अरुण ने मेरा रेप किया है। ये सुनकर सुकुमार खड़ा हुआ और भारी बोल में बोला कि पूजा ये तुम क्या कह रही हो, अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। सुकुमार के भारी आवाज को सुनकर एक पल के लिए पूजा थम जाती है। लेकिन कमलेश, जिसे औरत जात को इंसाफ दिलाना है, अब सामने खुद आती है। सुकुमार यहाँ पर मौजूद सभी से यहाँ जाने को कहते हैं। सुकुमार का हुक्म सुनकर सभी खड़े होकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी कमलेश सभी को रोकती है और कहती है कि हमें मर्दों के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी, वरना हम ऐसे ही मर्दों के गुलाम बनकर रहेंगे। हमारी तो उम्र निकल गई, लेकिन कभी सोचा कि हमारी बेटियों के साथ क्या होगा। अगर हमने आज आवाज को बुलंद नहीं किया तो हमारी बेटी भी पूजा जैसी जिंदगी काटेगी। यहाँ तक कि पूजा ने तो आवाज उठाई है, लेकिन क्या आने वाले कल में हमारी बेटी की भी आवाज उठा पाएगी? नहीं उठा पाएगी। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाली औरत जात की पीढ़ी मर्दों की सिर्फ एक गुलाम की तरह बनकर रहेगी। सभी लोग कमलेश की बात को सुनकर दंग रह जाते हैं। तभी अरुण आकर पूजा को अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा, जो अब हिम्मत से भरी हुई थी, इसके साथ जाने से सभी के सामने मना करती है। जिस पर गुस्सा होते हुए अरुण पूजा को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन कमलेश अरुण के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि अब इसका फैसला कोर्ट या पुलिस नहीं बल्कि परिवार भी करेगा, और कहती है कि तुम्हें पूजा के पैर छूकर माफी मांगनी होगी, वो भी सभी के सामने। और आज से तेरा घर की किसी भी औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ तक कि जब पिंकी की शादी होगी तो तू उसकी डोली को भी कंधा नहीं देगा। कमलेश की बात से यहाँ पर मौजूद सभी सहमत हो गए थे। अब अरुण के साथ इसके बाप के अलावा कोई भी नहीं खड़ा था, जिससे अरुण के अंदर भरा गुरूर कुछ शब्दों से टूट गया। इसे अब कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो गया होता है
और सभी के सामने पूजा के पैर को छूकर माफी मांगता है। लेकिन पूजा अपने पैर पीछे कर लेती है और कहती है कि तुम्हारे एक सॉरी बोलने से मेरे शरीर पर लगे जख्म भर नहीं जाएंगे। आज तुम सबके सामने माफी मांग रहे हो, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम फिर से ऐसा नहीं करोगे? मैं तुझे इतना तो जान चुकी हूं कि तुम ये सब फिर करोगे। साथ ही इसे कहती है कि हमारे देश में मैरिटल रेप को लेकर अभी तक कोई कानून नहीं बना। अगर होता तो आज तुम यहाँ नहीं बल्कि सलाखों के पीछे होते। और कहती है कि आज नहीं तो कल शायद ये कानून बन ही जाएगा, और जिस दिन ये कानून लागू होगा उस दिन मैं अपना पहला केस तुम्हारे ऊपर करूंगी। सभी लोग एकदम शांत रहकर सुन रहे थे। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पूजा और कमलेश के खिलाफ बोल सके। सुकुमार, जो वर्षों से अपने समाज की परंपरा को संभालते हुए आया है, कभी भी किसी के सामने नीचा नहीं देखा। आज पहली बार काफी लोगों के सामने इसका तमाशा बनकर रह गया और कुछ कर भी नहीं पाया। अपनी बात को खत्म करके पूजा यहाँ से जाने लगती है और इसी के साथ साथ कहानी खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब तक मिलते हैं हमारी किसी इसी तरह की अमेजिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।